आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द वेरी फर्स्ट वन, द रेस्पिरेशन। हम जानेंगे इस लेक्चर में कि रेस्पिरेशन है क्या। फिर उसके बाद जो डिफरेंस है बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इन दो टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो जानेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी पैसेज, वो रास्ता जो रेस्पिरेशन यूज़ करता है, वो कंप्लीट पाथ जो है वो हम जानेंगे। और नंबर फोर्थ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल, सेलुलर रेस्पिरेशन, और फिर सेलुलर में हम एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी डिस्कस करेंगे। नंबर 5 यहाँ पर हम शेप ऑफ द लंग्स डिस्कस करेंगे कि लंग्स का शेप इस तरह से कैसे है और इसकी क्या लॉजिक है। और नंबर 6 पॉइंट जो है वो है पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज सिंपली द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू रिलीज द एनर्जी। आपके पास खुराक मौजूद है, उस खुराक की आप तोड़फोड़ करते हैं ताकि आप एनर्जी हासिल कर सकें, और वो एनर्जी एटीपी फिर आप उसको यूटिलाइज करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज में। दैट्स इट, सिंपल डेफिनेशन। क्या हुआ? आपका खुराक है, आपने उसको तोड़ा, आपने उससे एटीपी यानी कि एनर्जी हासिल किया, फिर उस एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फिर क्या होता है, बाज लोग इसमें ऑक्सीजन भी ऐड करते हैं। अगर आपने ऑक्सीजन ऐड किया, याद रखो आपने डेफिनेशन को स्पेसिफिक किया फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो आपने ऑक्सीजन को इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना। जब भी आप रेस्पिरेशन डिफाइन करते हैं ऑक्सीजन टर्म यूज नहीं करें। अगर यूज करोगे तो वो जो डेफिनेशन है वो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा। हाँ, ये आपके पास ऑप्शन है, आप डिफाइन कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा उसको फर्दर मतलब मजीद जो है उसको एलेबोरेट कर रहे हैं, फिर आप कह सकते हैं विद ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन। फिर आप लोग यहाँ पर जो टर्म्स हैं फिर बाद में हम पढ़ेंगे वो पुट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्या हुआ आपका डेफिनेशन? आपका डेफिनेशन सिंपली क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज द एनर्जी। खुराक को तोड़ना, एनर्जी हासिल करना, फिर वो एनर्जी आप लोग यूज करते हैं अपने डेली एक्टिविटीज में। अब आते हैं टुवर्ड्स द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ये दोनों टर्म्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, वेरी सिंपल एंड स्पेसिफिक डिफरेंस। ब्रीथिंग में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होती है बाय मीन ऑफ द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इन द मीन वाइल ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं। यहाँ पर और भी गैसेस होते हैं, अभी हम जब रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हमारा फोकस इन दोनों पर है। ओके, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो गैसेस हैं उनको हमने छेड़ना नहीं है। क्या हुआ? इन सेंस ऑफ द ब्रीथिंग हम सिर्फ इनहेल एक्सहेल करते हैं और इन द मीन वाइल हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। इस इज कॉल्ड सिंपल ब्रीथिंग। अभी है हमारे पास रेस्पिरेशन। ये फिर क्या है? सिंपल, वही एक्सचेंज होता है गैसेस का। ये गैसेस जब इनकी एक्सचेंज होती हैं तो फिर ये हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट्स है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको तोड़ते हैं, फिर उससे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ हमने ब्रेकडाउन ऑफ द फूड और एनर्जी की बात की तो हमारा डेफिनेशन बना रेस्पिरेशन। तो क्या है कॉमन डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग में सिर्फ एक्सचेंज होता है गैसेस का, रेस्पिरेशन में उसी गैसेस एक्सचेंज की वजह से फूड जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है, फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी आपको फर्दर समझ आएगा जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, अभी आते टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट जिसमें हम रेस्पिरेटरी पैसेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स की तरफ आएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। रेस्पिरेटरी पैसेज में क्या होता है? आप लोग जब एयर को इनहेल करते हैं, आपके पास नोस्ट्रल रिस्पॉन्सिबल है इनहेलेशन में। ओके, तो दोनों तरीकों से आप लोग इनहेल करते हैं, आपके नोस्ट्रल्स है और माउथ है। एयर आपके पास आएगा, उसके बाद तो सामना यहाँ से एंटर होगा फ्रॉम द फेरिंक्स, थ्रोट रीजन, फिर उसके बाद है आपका लैरिंक्स। यहाँ पर आपका जो एपिग्लॉटिस है ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं टू अलाउ द एयर टुवर्ड्स द एयरवेज लाइक अ ट्रेकिया, ताकि यहाँ पर से क्या होगा, जो एयर है, हवा है, वो ट्रेकिया को पहुंचेगा, फिर ट्रेकिया जो है फिर फर्दर फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स द लंग्स। और ये जो एपिग्लॉटिस है इसके थ्रू जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं, थोड़े से अगर बड़े पार्टिकल्स होते हैं या फिर खुराक होता है, उसको फिर आपके जो आपके ये एयर पाइप हैं जिसको आप लोग वाइल्ड पाइप कहते हैं, ट्रेकिया, फिर यहाँ पर वो नहीं जाएगा क्योंकि एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, ताकि वो जो बड़े पार्टिकल्स है वो इसोफेगस की तरफ आ जाए और फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू प्रोसेस उसका हो, यानी कि वो पार्टिकल्स फिर उनकी प्रोसेस होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। दैट्स इट। तो क्या हुआ,
जब हवा आएगी तो ये फिर ओपन होंगे, उसको फिर डायरेक्ट करेगा उस हवा को टुवर्ड्स द ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया में जब आएगा, अभी ट्रेकिया जो है यहाँ पर आपको ब्लू से दिखाई दे रहा है कि रिंग शेप स्ट्रक्चर है इसका। इसमें होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं और उसका शेप जो है वो सी शेप होता है। ये सी शेप कह सकते हैं, यू शेप कह सकते हैं। आप लोग इसके लिए जो टर्म यूज होता है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कह सकते हैं। अभी इसको इनकम्प्लीट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो सी शेप, अभी ये यहाँ पर कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहा, इट इज सिंपल इनकम्प्लीट। तो ये क्या है? सी शेप। कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, सी शेप होते हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। इनकम्प्लीट रिंग्स मुकम्मल नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो ये कार्टिलेजिनस के बने होते हैं। ये आपके जो ट्रेकिया है इसको सिर्फ सपोर्ट करते हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो सके, ताकि ये कोलैप्स ना हो सके। फिर उसके बाद ये ट्रेकिया जो है ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है, राइट लेफ्ट में। अभी आपका जो पोर्शन है दिस इज द लेफ्ट वन, और ये जो है आपका राइट, अब क्या है? लंग्स है। दिस इज द लेफ्ट और ये क्या है? राइट, राइट लंग है। तो फिर क्या होता है? ये जो ट्रेकिया है ये दो ब्रोंकाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दो ब्रोंकाई में। फिर वो ब्रोंकाई जो है फर्दर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं आपके राइट लेफ्ट लंग्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और फिर आखिर में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है फिर वो पहुंचते हैं आपके अल्वियोलाई को, अल्वियोलाई। और ये जो पोर्शन है अल्वियोलाई, यहाँ पर जिसको बोलते हैं एयर सेक, एयर की थैलियाँ, यहाँ पर से जो है आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। वो क्यों? क्योंकि अल्वियोलाई जो है वो अटैचमेंट रखते हैं विद द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल्स। वो क्या है ब्लड वेसल्स? यहाँ पर कैपिलरीज। तो अभी यहाँ इस पोर्शन को थोड़ा सा जूम करते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अल्वियोलाई हैं, एयर की थैलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ एक थैली को अल्वियोलस जिसको कहते हैं उसको मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए क्या है यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो यहाँ पर पहुँच गया। तो इस ऑक्सीजन ने अभी क्या करना है? एक्सचेंज करना है विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसने आना है टुवर्ड्स अल्वियोलस। तो इन द मीनवाइल यहाँ पर कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि आपके एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। वो क्या है? यहाँ पर मौजूद एक सरफेक्टेंट जो कि सरफेस टेंशन को रिलीज करते हैं। वो सरफेक्टेंट जो है वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बनाते हैं। वैसे आपके जो अल्वियोलस हैं वो दो किस्म के से मिलकर बने होते हैं। एक है सिंपल रेगुलर सेल्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास होते हैं इस तरह के जो बड़े से होते हैं, दिखाई गए हैं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स रेगुलर वाले होते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ये वाले होते हैं जो थोड़ा सा बल्ज्ड होते हैं। ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो है ये सरफेक्टेंट रिलीज करते हैं। फिर ये सरफेक्टेंट जो है आपकी गैसियस एक्सचेंज को आसान करवाते हैं, यानी कि यहाँ पर सरफेस टेंशन है उसको कम करते हैं और गैसेस के लिए जो एक्सचेंज है उसको आसान करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स फॉर द रिलीज ऑफ द सरफेक्टेंट्स। और फिर यहाँ पर होते हैं इन बिटवीन द अल्वियोलस एंड द कैपिलरीज, ये डॉट से दिखाई जो दे रहा है, इसको बोलते हैं बेसमेंट कंपोनेंट्स या फिर बेसमेंट सब्सटेंसेस। फिर उसके बाद जो है हमारा आता है कैपिलरीज। तो यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन ने एंटर होना है इनटू द कैपिलरीज, यहाँ पर फिर ब्लड के साथ ही मिलेगा। तो इन बिटवीन यहाँ पर जब ये एक्सचेंज हो गई, यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड गया, ऑक्सीजन आया, तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस हुआ ना। एक बात, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस हुआ, तो हमने पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर पढ़ा है कि फूड ब्रेकडाउन प्लस एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो, वो क्या है? फिर वो कंप्लीट टर्म जो है वो फिर रेस्पिरेशन है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ जो है एक्सचेंज हो गई। तो ये यहाँ पर जो एक्सचेंज हो गई ये फर्स्ट स्टेप है ऑफ द रेस्पिरेशन, जिसको आप लोग ब्रीथिंग भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ गैसियस एक्सचेंज हो रही है। आपकी अल्वियोलस से ब्लड को गैस जा रहा है और आ रहा है, मीन्स ऑक्सीजन आया, ब्लड में मिल गया कैपिलरीज को, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गया अल्वियोलस को, फिर वो हम एक्सहेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? गैसेस का तबादला हुआ, गैसियस एक्सचेंज। तो ये गैसियस एक्सचेंज जो है ये आपका ब्रीथिंग में भी आता है, और इसी ब्रीथिंग के लिए हम लोग बाज़-औक़ात एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि रेस्पिरेशन में हम कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है, फूड की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पर तो वो नहीं हुआ। फिर ये क्यों रेस्पिरेशन है? असल में ये जो रेस्पिरेशन होता है तो ये चंद स्टेप्स में होता है। मतलब पहले आपके अल्वियोलस से ब्लड को आना है, फिर ब्लड से टिश्यू फ्लूइड को, फिर उसके बाद सेल को आना है। तो इसीलिए इन सब स्टेप्स को जो है वो फर्दर शॉर्ट करके 3 स्टेप्स बनाए गए। एक हुआ हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा इंटरनल, तीसरा हमारे पास हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन। बाय द वे हमारे पास सिर्फ 2 ही रेस्पिरेशन होते हैं रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या है? एरोबिक है और इनएरोबिक है। रिगार्डिंग स्टेप्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है और सेलुलर भी है। ये स्टेप्स है सारे सर। वेल, तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हुआ बिटवीन द अल्वियोलस एंड द ब्लड, इसको बोलते हैं अल्वियोलस और ब्लड के बीच एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट क्या होता है? ब्लड में जैसे यहाँ पर हमारा जो गैस है वो आ गया है, ऑक्सीजन एंटर हुआ, फिर इसने एक्सचेंज करना है विद द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द टिश्यू फ्लूइड। इन दोनों के बीच डिफ्यूजन यानी कि एक्सचेंज होगी गैसेस की, तो वो क्या कहलाएगा?
बिटवीन द ब्लड और टिश्यू फ्लूइड जो एक्सचेंज होगी, यहाँ पर से कैपिलरीज से आएगा टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ब्लड में। तो ये जो एक्सचेंज होगी इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद टिश्यू फ्लूइड से और सेल के बीच क्या होगा, तबादला होगा, एक्सचेंज होगा। और अभी ये ऑक्सीजन जब सेल को एंटर होगा, अभी यहां पर जो एक्सचेंज होगा फिर सेल की जब अगर बात आ गई, फिर उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और अभी ये ऑक्सीजन जब एंटर होता है सेल में, कहां से आया, अल्वेओलस से ब्लड, ब्लड से टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड से यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं। तो यहां पर एक सेल को पहुंचा, सेल को जब ये एंटर हुआ तो फिर क्या होता है, इस ऑक्सीजन को अगर यूटिलाइज किया गया फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, खुराक की तोड़फोड़ के लिए ऑक्सीजन यूज हुआ, फिर उससे एनर्जी हासिल हुई। तो इस तरह की मेटाबॉलिज्म, इस तरह की ब्रेक डाउन और एनर्जी का हसूल, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक सेलुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि असल में हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन यूज ना हो, सेल के अंदर खुराक ऑक्सीजन के बगैर टूट जाए और एनर्जी प्रोड्यूस हो, उसको बोलते हैं एनएरोबिक। एन मींस विदाउट ऑक्सीजन यूजेज, यहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा। गॉट, कि ऑक्सीजन के बगैर अगर खुराक की तोड़फोड़ हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक। और अगर ऑक्सीजन यूज हो, खुराक को उसको तोड़फोड़ करवाए, यानी कि खुराक की तोड़फोड़ हो ड्यू टू ऑक्सीजन, फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे जो हमने पढ़ा भी यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस हुआ खुराक को तोड़ने के लिए और एनर्जी की प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप्स के हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, रिगार्डिंग सेल पॉइंट ऑफ व्यू। रिगार्डिंग स्टेप्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेप्स 1 2 3, जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो वहां पर हमारे पास होता है पहले एक्सटर्नल, जिसको हम लोग ब्रीथिंग भी कहते हैं, फिर उसके बाद है इंटरनल, फिर उसके बाद है सेलुलर। और जब आप लोग डिफाइन करते हैं रेस्पिरेशन को, अगर आपने ऑक्सीजन यूज किया टर्म, तो आपका ये एरोबिक रेस्पिरेशन बन जाएगा। फिर आप ये सारे टर्म्स जो हैं इसको आप लोग कंसेप्चुअलाइज नहीं कर पाओगे, मतलब आपका कंसेप्ट फिर खराब रहेगा रिगार्डिंग टीचर पॉइंट ऑफ व्यू और रिगार्डिंग अगर आपने किसी और को समझाना हो तो। वेल, यहाँ पर हमारे हो जाती है डिस्कशन रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन कंप्लीट। अब आते हैं टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द शेप ऑफ द लंग्स। लंग्स आपके पास सामने है, लेफ्ट वन और राइट वन। ये राइट वन है और ये लेफ्ट वन लंग्स हमारे पास है। लेफ्ट जो है इसके पास क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं। वो क्यों, ड्यू टू अ फिशर, ये एक फिशर है जिसके थ्रू ये दोनों लोब्स जो है वो डिवाइड होते हैं। एक लंग जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, लोब्स में। तो ये कैसा फिशर है, थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। और अभी जो राइट लंग है इसमें दो फिशर होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है ऑब्लिक फिशर। तो इन दो फिशर की वजह से आपका लंग जो है 1 2 3 पार्ट्स में, 3 लोब्स में डिवाइड हो गया। तो आपके पास बॉडी में, सिंपल एक बॉडी में जो दो लंग्स हैं, इनमें टोटली 5 लोब्स होते हैं। 3 लोब्स राइट में होते हैं ड्यू टू 2 फिशर्स, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर, और 2 लोब्स होते हैं आपके लेफ्ट लंग में ड्यू टू सिंपल 1 ऑब्लिक फिशर। और फिर इस लेफ्ट जो लंग है इसमें क्या होता है, एक खड्डा सा होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द हार्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। आपका हार्ट नहीं है, हम लोग डिस्कस करते हैं जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे और फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द हार्ट। हमने कहा था कि हार्ट इज इन बिटवीन द लंग्स, जिसको हमने कहा कि मीडियास्टिनम, और फिर कहा कि हमने कहा कि हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो वो टिल्ट जो है वो यहाँ पर ये कार्डियक नॉच जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पर आपका हार्ट जो है वो एक स्पेस कवर कर रहा है। सो दैट्स इट, सिंपल। ये हार्ट जो है यहाँ पर कवर कर रहा है, हार्ट की वजह से यहाँ पर क्या है, एक नॉच बना होता है, कार्डियक नॉच, एक खड्डा सा होता है। तो ये हुई डिस्कशन रिगार्डिंग द शेप ऑफ द लंग्स। वेल, अब आते हैं टुवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास पार्ट्स कितने होते हैं, अगर हम पार्ट्स की बात करें, वैसे तो सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जनरली हम क्या कहते हैं, इसको डिवाइड करते 3 बेसिक पार्ट्स में। द वेरी फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, एयरवेज है। एयरवेज जहां पर हवा सिर्फ आ रही हो जा रही है। दूसरा जो लंग्स है, जहां पर हवा पहुंचती है, लंग्स। एयरवेज में क्या इंक्लूडेड है, आपके नॉस्ट्रल्स हैं, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है। और फिर जो लंग्स है ये फिर सेपरेट पार्ट हुआ, एयरवेज हुए, लंग्स हुए, और फिर यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं। एयरवेज, लंग्स और मसल्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एयरवेज में हवा आपकी आ रही होती है, पाइप जो होते हैं, पाइप सिस्टम, और फिर लंग्स के थ्रू जो है ये रेस्पिरेशन ईजी होती हैं। वो कैसे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम समझेंगे इसको। वेल, और फिर जो मसल्स हैं वो असल में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, लाइक एक यहाँ पर मौजूद है डायफ्राम, जो कि डोम शेप मसल होता है, ये मसल, और फिर इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ द रिब्स, वो मसल और डायफ्राम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए। तो ये 3 जो हमारे पास बेसिक पार्ट्स हैं, मसल्स, लंग्स और एयरवेज, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम।
यानी कि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है यहाँ वहाँ, आप लोग बिल्कुल फ्री फील करें और कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें। जिस तरह का भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द टॉपिक पूछ सकते हैं। एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग।